नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। सबसे पहले यदि हम क्रिस्टल जालक की बात करें कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, कि जो भी अवयवी कण होते हैं और अवयवी कणों की निश्चित जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी आपके पास में जितने भी अवयवी कण हैं, अवयवी कण के रूप में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अवयवी कणों की निश्चित जो ज्यामितीय व्यवस्था है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो भी आपके पास में क्रिस्टल जालक होगा, उस क्रिस्टल जालक में जितने भी अवयवी कण पाए जाएंगे उन अवयवी कणों को हम जालक बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं। किसके रूप में निरूपित करते हैं? जालक बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं। यानी अवयवी कणों को दर्शाने के लिए हम जालक बिंदु का उपयोग करते हैं। जालक बिंदु, यदि आपके पास में कोई भी एक कृष्टि है और उस कृष्टि में जो भी अणु परमाणु आयन है तो वे जालक बिंदु के रूप में होंगे। और जालक बिंदु के बाद में हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो बनने वाला तल होगा, जैसे आप ये ऐसे कह सकते हो कि ये आपके पास में कोई एक कोष्टिका है। इस कोष्टिका में जो भी ये बिंदुवत संरचना होगी इनको क्या कहेंगे? हम जालक बिंदु कहेंगे। और इसमें पाए जाने वाले जैसे ये तल हैं तो इसको क्रिस्टल तल कहेंगे, जालक तल की संज्ञा देंगे। तो वह होता है क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसमें अवयवी कण के रूप में अणु परमाणु आयन हो सकते हैं, और जहां पे अणु परमाणु आयन होते हैं उनको हम जालक बिंदु के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? जालक बिंदु के द्वारा। जालक बिंदु के द्वारा निरूपित करते हैं। और इस दो जालक बिंदुओं के बीच में जो सतह पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जालक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक तल कहते हैं। तो ये होता है आपके पास में क्रिस्टल जालक। अब जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक के बारे में यदि हम बात करें भाई क्रिस्टल जालक किस प्रकार से निरूपित किया जा रहा है और क्या आपके पास में क्रिस्टल जालक होता है, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि क्रिस्टल जालक के बाद में जो आपके बाद में जो क्रिस्टल तल था, इन जालक तल था, उसके बाद में आता है मात्रक कोष्टिका, जो आपके पास में इकाई कोष्टिका होती है और एकक कोष्टिका होती है। उसकी हम बात करते हैं कि मात्रक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक कोष्टिका, या दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं इसको? इकाई कोष्टिका, या इसको क्या कह सकते हैं? एकक कोष्टिका। अब देखो, मात्रक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका, यह आपके पास में है कि मात्रक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसमें तीनों विमाओं को बार बार दोहराने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी जो भी आपके पास में मात्रक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका, एकक कोष्टिका होती है, कोई भी एक क्रिस्टल जालक होता है, उस क्रिस्टल जालक में जो तीन विमाएं पाई जाती हैं, यदि उन तीनों विमाओं की हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं और बार बार पुनरावृत्ति करने के कारण जिस जालक का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका की संख्या देते हैं। जैसे आपके पास में मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका क्या है कि पहले हम बात करते हैं विमाओं की। किसी भी एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका को व्यक्त करने के लिए उसमें तीन विमाएं कौन सी होती है? जैसे आपके पास में देखना ध्यान से, ये एक कोष्टिका है। इस कोष्टिका में यदि हम इसको मानते हैं तो देखो, इसमें ये तीन सतह हैं, ये एक तीन विमाएं हैं। इन तीन विमाओं में हम इन विमाओं को हम यदि पैरामीटर की संख्या देते, दो प्रकार से संख्या देते हैं।
कहते हैं ये भुजा मान लिया आपने ए है, ये भुजा कौन सी है बी है, ये भुजा कौन सी है सी है। तो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, ए के सामने आने वाली भुजा बनने वाला कौन कौन सा होता है अल्फा, बी के सामने आने वाली भुजा कौन कौन सा होता है बीटा, और सी के सामने आने वाली भुजा कौन कौन सा गामा। तो ये एक निश्चित तल होता है और इस निश्चित तल में जो ये विमाएं हैं, यदि इस तल की हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, अनेक बार इसका निर्माण करते हैं, तो वह होती है आपके पास में उससे निर्मित होने वाली सतह को हम क्या कहते हैं मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका कहते हैं। और इस सतह को हम मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहते हैं। यदि इस तल की आप जितनी बार पुनरावृत्ति करोगे, जितनी नई सतह बनती जाएगी, तो उसका निर्माण आप मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका के रूप में कर लोगे। अब सामान्यतः हम मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका की बात करते हैं, तो ये मुख्य दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इन दो प्रकारों की यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, तो टू टाइप्स की होती है। उस टू टाइप्स में सबसे पहले जो मात्रक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका, एकक कोष्टिका आती है, उसका हम नाम लिखते हैं, और वह नाम आता है आपके पास में सरल, या इसको बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका। फर्स्ट आती है आपके पास में सरल या आद्य एकक कोष्टिका, और जो सेकंड आती है वह आती है आपके पास में केंद्रित एकक कोष्टिका। फर्स्ट तो आती है सरल एकक कोष्टिका और सेकंड आती है केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो, सरल और केंद्रित की हमें बात करनी है सबसे पहले। तो सरल एकक कोष्टिका क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं। किस पाए जाते हैं? कोनों पर। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं, तो उसे सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। तो सरल या आद्य एकक कोष्टिका की हम बात करते हैं कि जिसमें अवयवी कण केवल कहां पे हैं? कोनों पे। जैसे आपके पास में ये एक एकक कोष्टिका है, और इस एकक कोष्टिका में ये कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एकक कोष्टिका है। और इस एकक कोष्टिका में केवल अवयवी कण केवल कहां पे पाए जाते हैं? अवयवी कण हैं वे केवल किस पे पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं। और जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं उसे हम सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। अब सरल या आद्य एकक कोष्टिका की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आपके पास में मान लो एक कोष्टिका है। इस कोष्टिका में जो कोने होते हैं, उन कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। यदि इस एकक कोष्टिका का हम फलकों की बात करते हैं, इसमें फलक कितने होते हैं, तो फलक कितने होते हैं इसमें? यदि आप किसी भी एकक कोष्टिका में फलकों की संख्या, यानी उसमें जो भी आपके पास में फलक है, कोने हैं या उसकी भुजाएं हैं, उनकी हमें बात करने है, इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी यदि एकक कोष्टिका होती है, तो उसमें जो फलक दे रखे होते हैं, उन फलकों की यदि हम बात करेंगे, फलक कितने होते हैं, तो फलक 12 होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। कोई भी एकक कोष्टिका होती है, उसमें आपको सीधा सा याद रखना है कि एकक कोष्टिका में फलक 6, किनारे 12, और केंद्र की बात करें तो कितना होता है? 1 होता है। यह आपको सिंपल सा ध्यान होना चाहिए। तो सरल या आद्य एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं, उसे सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। उसके बाद में नंबर 2 आता है केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो, केंद्रित एकक कोष्टिका की हम बात करनी है। केंद्रित एकक कोष्टिका कैसे कहते हैं कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अतिरिक्त भागों पर, इनको मैं परिभाषा के रूप में लिख देता हूं कि सरल या आद्य एकक कोष्टिका क्या है, इसकी परिभाषा हमें किस प्रकार से लिखनी है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है परिभाषा के रूप में, सरल की लिख रहा हूं, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या हो जाएगा? अणु, परमाणु या आयन। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल
कोनों पर पाए जाते हैं उसे आद्य या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, और इसमें यह दर्शाना है कि ये जितने भी इसमें कोने हैं, इन कोनों पर केवल क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। तो इसको हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं उसे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसके बाद में नंबर 2 आती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें ऐसे लिखना है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अतिरिक्त में ले लिया आपने केंद्र, अतिरिक्त भागों में पाए जाते हैं उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अतिरिक्त यानी केंद्र अतिरिक्त भागों में पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए क्या कहोगे कि जैसे आपके पास में ये कोई एक कोष्ठिका है, इस कोष्ठिका में ये कोनों पर तो अवयवी कण है, जब तक कोनों पर है केवल है तब तक तो क्या होगी ये आद्य सरल एकक कोष्ठिका। अब कोनों के अलावा जैसे यहां पे फलकों पर पाए गए, इस फलक में पाया गया, इस फलक में है, इस फलक में, इस फलक में या केंद्र में है, तो अन्य भागों पर यदि कोई अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका की संख्या देते हैं। अब जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इस केंद्रित एकक कोष्ठिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग होते हैं इसके। नंबर फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित, नंबर 2 होता है उसको बोलते हैं फलक केंद्रित, और नंबर 3 होता है उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित। तो इसके जो 3 भाग हैं, तीनों भागों का हम नाम लिखते हैं कि अंत्य, फर्स्ट अंत्य होता है, सेकंड होता है फलक, और थर्ड होता है अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित। तो उन तीनों की हम बात करते हैं भाई कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इसके तीनों पार्ट है, उन तीनों पार्टों की बात करते हैं कि अंत्य केंद्रित को। तो पहले इन तीनों पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को कहते हैं बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी बॉडी यानी अंतः, सेंट्रल केंद्रित, यूनिट एकक सेल्स कोष्ठिका। तो
बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल्स, अंत केंद्रित एकक कोशिका। नंबर 2 होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। नंबर 2 होता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलते हैं फेस सेंट्रल यूनिट सेल, फेस FCUC, तो FCC BCC, तो फेस यानी फलक सेंट्रल केंद्रित यूनिट एकक सेल्स कोशिका, तो फेस सेंट्रल यूनिट सेल। इसके बाद में नंबर 3 आता है, उसको हम बोलते हैं अंत्य, या उसका नाम होता है आधार केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य या आधार एकक कोशिका, अंत्य का होता है एंड और आधार का होता है बेस। एंड या इसको क्या बोलता है बेस। केंद्रित C, सेंट्रल एकक कोशिका के लिए U, यूनिट कोशिका के लिए सेल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ECUC, या इसका दूसरा नाम क्या है BCUC। तो यहां पे इस B का मतलब क्या है, बेस है, आधार है, और यहां पे इस B का मतलब क्या है, अंत्य यानी बॉडी है। तो इन दोनों में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो अंत्य केंद्रित है यानी आधार केंद्रित है वह तो क्या आपका EUC है और ये BCUC है। तो इन दोनों के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो सब इसके 3 पार्ट थे केंद्रित एकक कोशिका के। पहला था अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा था फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा था अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोशिका। अब सबसे पहले हम इन प्रत्येक की बात करते हैं कि क्या क्या ये होता है। सबसे पहले लेते हैं हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, आपको सबसे पहले इसका नाम देखना है। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ एकक कोशिका के केंद्र में स्थित होते हैं। देखो नाम क्या लिख रखा है, अंत्य। अंत्य का मतलब क्या है? मध्य बिंदु। इसको कैसे लिखना है कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब देखो कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं उसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे ये आपके पास में एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका की बात करें कि ये इसके कोने हो गए, R2 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं। इसके अलावा किसमें उपस्थित है? ये केंद्र में भी उपस्थित है, तो इसको अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, यानी इसको हम कहेंगे BCUC। तो ये केंद्र में भी उपस्थित है, तो इसको अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संख्या देंगे कि कोनों पर तो उपस्थित है लेकिन कोनों के अलावा किसमें उपस्थित है? ये केंद्र में भी उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। नंबर 2 आपके पास में आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक
कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होता है फेस सेंट्रल यूनिट सेल, FCUC। तो इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते हैं लेकिन इसके अलावा फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कोनों पर तो हैं ये कोने, इन पे तो नहीं, कोनों के अलावा जो इसके पाए जाने वाले फलक हैं इन फलकों के केंद्र में भी रहेंगे। कोई भी यदि एक कोष्टिका होगी उस एक कोष्टिका में कोने तो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, और फलक कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो 6 फलकों के केंद्र में भी उपस्थित रहेंगे, उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो इसमें जो भी अवयवी कण रहेंगे कोनों के अलावा फलकों के केंद्र में भी उपस्थित रहेंगे। यदि हम फलक के केंद्र की बात करते हैं तो यह आपके पास में एक कोष्टिका है, इस कोष्टिका में ये कोने हैं, कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित है क्योंकि 8 कोने हैं और 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है। अब हम फलक की बात करते हैं तो इसके लिए यह फलक होगा नहीं होगा, आपका एक फलक यही होगा और इस फलक के किसमें, केंद्र में उपस्थित है। इसके अलावा एक फलक ये है, इस फलक के यहां पे केंद्र में उपस्थित है। इसके अलावा ये फलक है और इस फलक के केंद्र में उपस्थित है। इसके अलावा ये फलक है, इस फलक के केंद्र में उपस्थित है। अब एक तो इसकी जो उभरी हुई सतह रहेगी, ऊपर की सतह रहेगी, उसमें कोई अवयवी कण उपस्थित होगा और एक उसके नीचे की सतह रहेगी, उसमें कोई अवयवी कण उपस्थित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में कोष्टिका रहेगी 6 फलकों के केंद्र में उपस्थित रहेंगे तो उसको फलक केंद्रित एकक कोष्टिका भी हम कहेंगे कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो फलक एकक कोष्टिका में फलक 6 होते हैं, 6 फलकों के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होते हैं और 8 कोनों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसके बाद में आता है अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें आपको विशेष तौर पर आधार को हम बेस बोलते हैं, अंत्य को हम एंड बोलते हैं। इसको आपको ई से याद रखना है, ECUC से, और बेस बी आ जाए तो बी के रूप में यहां पे ये ध्यान रखना, यहां पे जो बी है उसमें बॉडी है और यहां पे जो बी है वे क्या है, बेस है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका की। अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें लिखना है। देखो अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पे, विपरीत का मतलब क्या, आमने सामने वाले जो फलक हैं उस पे 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण 2 विपरीत फलकों पे, कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक है, आमने सामने वाले फलक है, उस पे उपस्थित होते हैं तो उसको अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो इसमें लिखना ऐसी एकक
कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत का हम कह सकते हैं आमने सामने, दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित उसे आधार कह सकते हैं या अंतर कह सकते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब इसमें देखें ये आपके पास में कोई एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहां पे हैं? कोनों पे हैं। और कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों की बात करते हैं कि एक फलक ये है, एक फलक ये है, चाहे एक फलक ये है चाहे एक फलक ये है। तो जैसे आपने कहा कि एक फलक ये है, इस फलक के केंद्र में आपने कहा एक फलक ये है, तो इस फलक के केंद्र में दोनों विपरीत फलकों पर उपस्थित है कोनों के अलावा, तो उसको अंतः या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब अंतः या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, आपने जो भी क्रिस्टलीय जालक पढ़ा है, क्रिस्टलीय जालक में जो अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था थी उसके आधार पर उसको परिभाषित किया था। उसके बाद में आपने ये कहा कि एकक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका के दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो सरल पढ़ा है और एक केंद्रित पढ़ा है। केंद्रित एकक कोष्ठिका उसके तीन पार्ट पढ़े हैं, अंत्य, फलक और अंत्य। अब हम यदि एक छोटी सी बात करते हैं कि जो भी आपके पास में पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं मापने के लिए, तो यदि किसी भी प्रकार की कोई एकक कोष्ठिका है तो उसके हम पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर या उसको क्या बोल सकते हैं? पैमाने। एक कोष्ठिका को पैरामीटर या पैमाने मापने के लिए उसमें दो इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती हैं? दो इकाइयां। दोनों इकाइयों को विशेष तौर से ऐसे ध्यान देना है कि नंबर जो फर्स्ट इकाई होती है उस इकाई को हम कह सकते हैं अक्षीय दूरियां, और सेकंड इकाई होती है उसको बोलते हैं हम अक्षीय कोण। तो कुल मिला के कितने पैरामीटर हो जाएंगे कि दो इकाइयां हैं और दो इकाइयों में पैरामीटर को मापने के लिए दो इकाइयां हैं, और कुल मिला के आपके पास में पैरामीटर होते हैं 6। कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटरों के द्वारा इनको मापा जाता है। तो मापा कैसे जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यदि हम बात करें कि किसी एक कोष्ठिका की बात करें उसमें 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो तीनों इकाइयों के बारे में हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि अक्षीय दूरियां होती हैं उनको डिवाइड किया ए, बी और सी के द्वारा, और जो अक्षीय कोण होते हैं उनको हम दर्शाते हैं अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। कि अक्षीय दूरियां ए बी सी हैं, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा है। जैसे आपके पास में ये एक एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में ये आपने विमा ले ली, यहां से ले ली। आपने कहा कि ये जो भुजा, उस भुजा को नाम दे दिया आपने ए, अक्षीय दूरी, ये दे दिया आपने बी, और ये नाम कौन सा दे दिया? सी। तो ए, बी और सी है। जो भुजा ए है, इस ए भुजा के सामने जो बनने वाला कोण होगा वह होगा हमेशा अल्फा। बी भुजा के सामने बनने वाला कोण होगा वह कौन सा होगा? बीटा। और सी भुजा के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा? गामा। तो ये आपके पास में कुल मिला कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर। 3 तो अक्षीय दूरियों को हो गए और 3 अक्षीय कोणों को हो गए। तो ये होते हैं 3 भुजाएं। जैसे आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो कि ये है, इसमें भुजा ये ए थी, ये भुजा बी थी, ये भुजा कौन सी थी? सी।
ए भुजा के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा? अल्फा। बी भुजा के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा? बीटा। और सी भुजा के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा? गामा। सी भुजा के सामने बनने वाला कोण कौन सा है? गामा। तो तीनों अक्षीय दूरियां और तीनों अक्षीय, कितने पैरामीटर हो जाते हैं हमारे पास में? 6 पैरामीटर हो जाते हैं जिनके द्वारा हम इनका मापन करते हैं। तो इस वीडियो में जो आपके पास में ये वीडियो दे रखा है, इस वीडियो में यहां तक हम पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसके बारे में हम इसकी आगे की बात करते हैं। यहां तक एक बार आप पूरे नोट्स बनाना, ध्यानपूर्वक समझना, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।